बस्तर कलेक्टर रजत बंसल जी और आज हमारे साथ में मौजूद हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत इंद्रजीत चंद्रवाल जी। आज फिर वो आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मौजूद हैं और मैं शरद गौड़ आपके प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। आज का पहला प्रश्न है मीना ग्राम कैसापुर से, ये दरभा की हैं। ये पूछना चाहती हैं कि कुपोषण को कम क्यों किया जाना चाहिए। मीना जी, पहले तो आप सभी का स्वागत है इस YouTube लाइव में, जिसमें हमारे साथ इस बार CO जिला पंचायत साहब इंद्रजीत जी भी जुड़े हुए हैं। इनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग और पूरा मेहनत हम देखने को मिलती है हमको जब हम सुपोषण की बात करें बस्तर ज़िले में। तो मीना जी का सवाल है कि सुपोषण के प्रति हमको काम क्यों करना चाहिए। मीना जी, जब भी हम लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, विकास के क्षेत्र में काम करते हैं, तो एक शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, ये सब चीज़ें बार बार सामने आती हैं। तो इसमें देखने की आवश्यकता ये है कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो एक बच्चे के मानसिक विकास के ऊपर बात करते हैं। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास की भी बात हो जाती है। और जब हम सुपोषण या कुपोषण पे बात करते हैं तो यदि कोई बच्चा बचपन से ही कुपोषित होता है तो उसका आने वाले समय में जब वो बड़ा होगा तो उसके दोनों मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यदि वो कुपोषित है तो निश्चित रूप से जब हम जड़ पे काम कर सकते हैं तो सिर्फ पत्तों पे काम करना, मैं मानता हूँ, तक सीमित रहना समझदारी की बात नहीं। हमको जड़ पे भी साथ में काम करना चाहिए। तो जहाँ हम शिक्षा को लेके बच्चों के मानसिक बौद्धिक विकास के लिए शैक्षणिक चीज़ों पे काम करते हैं, वैसे ही शारीरिक व्यक्ति ठीक रहे उसके लिए स्वास्थ्य पे काम करते हैं। तो उसी तरह से व्यक्ति जब से पैदा हुआ है उसके बाद जो बोलते हैं कि पहले 3 साल बहुत ज़रूरी होते हैं, उस समय वो कुपोषित ना हो, जिससे कि आने वाले समय में उसका मानसिक और शारीरिक रूप से विकास अच्छे से हो जाए। तो इसलिए हमको सुपोषण की दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। कलेक्टर साहब, युवोदय, यूनिसेफ और जिला प्रशासन की मदद से 2 पेडल कुपोषण पर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 900 साइकिलिस्ट ने सुपोषण जागरूकता के लिए बस्तर में साइकिल चलाई। इस सफल आयोजन को आप किस रूप में देखते हैं? इसका सुपोषण अभियान की गति पर क्या असर पड़े? मैं मानता हूं कि आयोजन तो भले ही सफल हो, लेकिन ये प्रयास तभी सफल होगा जब हमारा बस्तर में कुपोषण के दर में हमको कमी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम कुपोषण की बात करें तो सही खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है और साथ में सही समय पे सही खुराक देना, सही टीकाकरण करना, इस तरह की जो टाइमिंग है चीज़ों की, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जिसके लिए लोगों की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई अनीमिया पीड़ित महिला है, गर्भवती महिला है या शिशुवती महिला है, वो सही समय पे वो इलाज के लिए जो सुविधा उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल करें। यदि बच्चा कुपोषित दिखता है गंभीर रूप से तो उनको NRC पोषण पुनर्वास केंद्रों में लेके जाएं, वहाँ पर जो डॉक्टर्स समझाइश देते हैं उनका पालन रोज़मर्रा के जीवन में करें। मैं मानता हूँ जागरूकता का इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि खाना तो हम लोग सब खाते हैं, लेकिन क्या खाना है, किस समय खाना है, किस पे फोकस करना है, ये थोड़ा जागरूक होने की हमको ज़रूरत है। और ये 2 पैडल सुपोषण पर में हमने देखा कि सभी विभाग के लोग, सभी वर्ग के लोग, हमारे समाज के, हमारे युवोदय के साथीगण बहुत मेहनत करके दिन रात एक करके लोगों को जागरूक करने में जुटे रहे। कई पंचायतों में सुपोषण के खेल उत्सव हुए। अंतिम चरण में हमने एक साइकिल रैली विशाल रूप से करवाई, जिसमें हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इससे दिखता है कि समाज, पूरा बस्तर जिला सुपोषण की थीम पर एकजुट होकर के काम करने की इच्छा जाहिर कर रहा है और इच्छा शक्ति रखता है। और कितना सफल होगा ये दिखाएगा कि कैसे हमारे ये प्रयास लोगों को जागरूक करें और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाएं। CO साहब, एक प्रश्न है रीता पांडे, ये मंगला की, ये पूछती हैं कि हमारे द्वारा हितग्राहियों को के लिए प्रेरित करने के बाद माता पिता NRC नहीं जाते और अगर ले भी जाते हैं तो 1-2 दिन के बाद बच्चे वापस आ जाते हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं?
रीता जी नमस्कार। सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ज़मीनी स्तर पे लोग इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, सुपोषण कार्यक्रम से जुड़ते हैं, तो उनको यथार्थ में यही सब दिक्कतें आती हैं जो कि आप आज इस सवाल के माध्यम से बता रही हैं। ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि जब हम लोग पालकों के बीच में जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि इनको हमको एनआरसी केंद्र में लेके जाना है, तो उनकी तरफ से इतना रुचि नहीं दिखाया जाता है। इसके पीछे दोनों तरफ के कारण हैं। पहला कि हमारी जो एनआरसी में हम जो सेवाएं दे रहे हैं, शायद उसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है, और दूसरा पालकों के स्तर पे इस चीज़ को उस गंभीरता से अभी तक शायद नहीं लिया जा रहा है कि सुपोषित होना बच्चे के लिए कितना आवश्यक है। तो ये दोनों चीज़ें ही इस चीज़ के लिए आवश्यक हैं, यानी कि हमारी तरफ से जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं एनआरसी में, वो हमारी तरफ से पूर्णतः लाभदायक हों शिशु के लिए, और पालकों को भी इसके बारे में जागरूकता हो कि सुपोषण उनके लिए और उनके बच्चों के लिए कितना महत्व रखता है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो मेरे ख्याल से ये जो हमको समस्याएं भी ज़मीनी स्तर पे आ रही हैं वो नहीं आएंगी। उमिंद्रा पांडे, आप ग्राम बढ़िया मंडीगुड़ा की हैं। आप पूछती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर कार्यकर्ता और कुपोषित बच्चों के माता पिता से मिली, उनके बाद उनसे पता चला कि वे कोरोना के डर से अपने बच्चे को एनआरसी नहीं ले जा रहे हैं, तो इनको कैसे प्रेरित किया जा सकता है? पहली बात तो मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने ये प्रयास किया कि किसी दूसरे के परिवार के बच्चे को सुपोषण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आप लोग उनके घर जा कर के उनको जागरूक कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप जैसे जो वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं युवोदय कार्यक्रम में, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी सोच है, उनका कहना है कि जब तक समाज एकजुट नहीं होगा तब तक सुपोषण या कुपोषण जैसे दानव से हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। तो आपके जैसे इस प्रकार के जो प्रयास हैं, इससे निश्चित रूप से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे। आपका जो अनुभव है उसमें कुछ लोगों ने कोरोना का बहाना बनाया कि कोरोना है इसलिए हम अस्पताल नहीं जाना चाहते। मैं मानता हूँ ये सब कहीं ना कहीं जागरूकता पे चीज़ें आ जाती हैं, और हमारे कुछ ऐसे ही साथी, आप ही जैसे साथी जो लोग और भी क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, कुछ बहानों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक बहाना बहुत अच्छा मिलता है कि 15 दिन के लिए हम पोषण पुनर्वास केंद्र कैसे जाएं, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, हम कमाएंगे खाएंगे कैसे। एक और बहाना आता है जिसमें महिला जो माँ है वो बोलती है कि ठीक है मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरा पति, मेरी सासू माँ, मेरे और घर में जो सियान हैं वो बोलते हैं कि मैं चली जाऊँगी तो घर का काम कौन करेगा। एक बहाना सीजनल के कई बहाने आते हैं कि अभी धान कटाई है तो धान कटाई में लगना है, अभी मड़ई है तो मड़ई मनाना है, अभी ये त्यौहार है, अभी ये है, और भी नाना प्रकार के बहाने हमको सुनने को मिलते हैं। कुछ जगहों पे तो आप जैसे वॉलंटियर्स हैं, महिला बाल विकास की जो हमारी सुपरवाइज़र्स हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, ये जब घरों में जाती हैं तो कुछ जगहों पे तो बेइज्जत करके भी बाहर निकाल देते हैं, फिर भी हमारे लोग लगे रहते हैं। इस विषय में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमको कहीं ना कहीं उस परिवार में ये भावना दिखानी है, ये चीज़ उनके जहन में लानी है कि क्या हमारी धान कटाई, क्या हमारी मड़ई, क्या हमारा त्यौहार या हमारे 15 दिन की मेहनत या अस्पताल में जाने के लिए जो भी हम छोटी मोटी कठिनाई अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं, क्या वो हमारे बच्चे के सजीवन कुपोषित रह करके जो नुकसान उसको होगा, उसकी बौद्धिक रूप से जो क्षमता है वो कम हो जाएगी हमेशा के लिए। उसकी एक बोलते हैं हम अंग्रेज़ी में स्टंटेड ग्रोथ, कि उसका मानसिक विकास फिर उससे ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा। आज की डेट में यदि हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन आपके जब एक स्तर पे बौद्धिक विकास हो, बौद्धिक क्षमता हो, तब फिर व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है, डॉक्टर, कलेक्टर, 10 चीज़ें बन सकता है। लेकिन जब जिसकी बौद्धिक क्षमता ही कभी ग्रो नहीं हुई क्योंकि वो बचपन में कुपोषित हो गया, तो उसको तो हमने एक अपाहिज ही कर दिया शुरू से ही, बचपन से ही, और जो कि एक ऐसी चीज़ से जिसमें हम अपना एफर्ट देते तो बेहतर हो सकता था। तो क्या हमारे बच्चे का पूरी ज़िंदगी इन 15 दिन की जो भी हम कठिनाई लेके चल रहे हैं कि हम मड़ई नहीं मना पाएंगे या त्यौहार नहीं जा पाएंगे, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, ये हमको अपने आप से पूछना है और हमको उस परिवार को भी के भी जहन में ये बात डालनी है। निश्चित रूप से अभी मैं पोषण पुनर्वास केंद्रों के बारे में बताना चाहूँगा कि सरकार की योजना में
जो व्यक्ति वहाँ जाते हैं उनको पूरे तीनों समय का खाना नाश्ता सब मिलता है, साथ में 15 दिन की रोजी भी मिलती है और उसके बाद काउंसलिंग भी उनकी होती है, जिससे जब वो वापस घर जाएं तो वो निरंतर उस चीज़ों को जो सही रहना खाना है उसको फॉलो कर सकें। तो ज़रूरी है कि हम लोगों के ये जो छोटे छोटे डर हैं कि अभी कोरोना है, मैं अस्पताल जाऊंगा तो मैं कोरोना से ग्रसित हो जाऊंगा, अस्पताल में कोरोना का इलाज हो रहा है, अस्पताल में कोरोना का टेस्ट हो रहा है, और अगर हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से अपने बच्चों के पूरे भविष्य को दांव पे लगाएंगे तो मैं मानता हूं कि ये जो चॉइस है हमारी ये गलत जा रही है। और आप जैसे वॉलंटियर्स ही हमको चाहिए जो कि जा करके लोगों के घर में जा के उनको जागरूक कर सकें कि भाई ये आपके बच्चे के जीवन का सवाल है। 15 दिन यदि आपका पड़ोसी भी आपके घर में झाड़ू लगा दे या झाड़ू नहीं भी लगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा अच्छे से बढ़ जाए, जिस बच्चे को आपने इस दुनिया में लाया है उस बच्चे को आप अच्छे से एक परवरिश करके उसको अच्छा मानसिक और शारीरिक उसका विकास हो पाए, इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। सर, अर्पित मौर्य, ग्राम गढ़िया, पद्मनी, संघकर्मरी, मंगरी, चौकनार, रामबती, सोनपुर, गुदरी, सोतपुर, सुनीता ठाकुर, बेलकुटी, करंदई, बड़े देवड़ा, नामबती, डुकरा बेड़ा, धर्मबती, बड़े देवड़ा। इनका प्रश्न है कि कुपोषण को में सुधार में लाने के लिए हम युवोदय के स्वयंसेवक क्या कर सकते हैं? जैसा कि इससे पहले एक स्वयंसेवक ने बताया कि वो घर जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको कुपोषित बच्चों के साथ माताओं को एनआरसी केंद्र में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। यदि आप इसमें सफल रहते हैं तो निश्चित रूप से माता का एक ओरिएंटेशन बदलेगा और साथ में बच्चे को भी एक अच्छा मौका मिल जाएगा अपना रहना खाना सुधारने के लिए। उसके साथ युवोदय के हमारे वॉलंटियर्स आप लोग सब मिल करके डोनेशन ड्राइव चला रहे हैं, जिसमें आप किस व्यक्तियों को जागरूक करके पूरे समाज के हर श्रेणी के हर वर्ग के व्यक्ति को इस लड़ाई में शामिल करके उनसे कुछ ना कुछ राशि दान ले रहे हैं, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 1000 रुपया, व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार दे रहा है। मैं मानता हूं कि ये भी जो काम युवोदय वॉलंटियर्स कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इससे ये समझ में आता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुपोषण को लेकर के संदेश पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार कुछ हो सकता है परिवार किसी आर्थिक कारण के कारण, किसी छोटे छोटे कारण के कारण अपने बच्चे को सही खान पान नहीं दे पा रहा है, गर्भवती माता की, शिशुवती माता का सही देखभाल नहीं कर पा रहा है। यदि पूरा समाज एकजुट हो जाएगा, इसको लेकर के जागरूक रहेगा और ये ठान लेगा कि हमारे पूरे समाज में, हमारे पूरे गांव में, हमारे पूरे बस्ती में कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से इसमें हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ में युवोदय वॉलंटियर्स ने जो सुपोषण की थीम पे खेल उत्सव कराए, उसमें भी हमको देखने को मिला कि भारी संख्या में माताएं बहनें उसमें पार्टिसिपेट किया। उन्होंने खुद अपने जो लोगों ने अपने बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाल के सुपोषित किया है, उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई। इस प्रकार के आयोजन हमको गांव स्तर पे करते रहना है। इसमें राशि की कोई बाध्यता नहीं है, कोई बहुत खर्चीला अपने को काम नहीं कराना है, टेंट वेंट नहीं लगाना है। अपने बहुत छोटे छोटे आयोजन, लोगों के जहन तक ये बात जाती रहे, लगातार उनके घर और उनके समाज में सुपोषण को लेके बात होती रहे, तो हम लोग सब मिल करके युवोदय परिवार के सभी लोग और साथ में हमारे महिला बाल विकास के लोग, पंचायत के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण मिल करके निश्चित रूप से लाखों बच्चों के जीवन को सुधार पाएंगे। सीओ साहब, एक चिंता है दयामती ठाकुर, ग्राम लालागुड़ा, बांसवाड़ा। आप पूछते हैं कि बच्चों को मिलने वाला खाद्यान्न वो बच्चों को खिलाते हैं, अभिभावकों को कैसे समझाएं कि वह मिलने वाले पोषक आहार का सदुपयोग करें और बच्चों को? इसके पीछे मुझे लगता है कि 2 कारण हो सकते हैं संभावित। पहला, जो आहार हम उनको पूरक पोषण आहार देते हैं वो एक मिक्स की तरह होता है, उसमें थोड़ा सा एक रॉ टेस्ट होता है। तो शायद आप लोगों ने जैसा देखा होगा कि जब भी हम कोई अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं या कोई कार्यशाला लगाते हैं तो उसमें आंगनबाड़ी विभाग से, ICDS विभाग से वो लोग जो पूरक पोषण आहार है उसकी अलग अलग रेसिपीज़ बना के बताते हैं ताकि वो बच्चों को खाने में थोड़ा सा रुचिकर लगे। दूसरा, ये जो पूरक पोषण आहार है उसका महत्व बच्चे के बचपन में, उसकी ग्रोथ में और उसके डेवलपमेंट में कितना है, इसकी जागरूकता पालकों तक होना आवश्यक है। क्योंकि जब ये जागरूकता उन तक आएगी तो हो सकता है कि जो अरुचिकर भोजन उनको पहले लग रहा हो, क्योंकि अधिकांशतः बच्चे जब इस उम्र में होते हैं तो उनकी रुचि और अरुचि बहुत मायने रखती है।
तो पूरक पोषण आहार अगर अपन उनको इस तरीके से खिलाएं कि वो उनको रुचिकर लगे, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ से हम शायद निजात पा सकते हैं, जिसके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे हैं। एक प्रश्न और, सोनमती ग्राम चिंपाला विकासखंड दरबार, आप कहती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र तो है पर बच्चों की संख्या ज़्यादा होने से तकलीफ हो रही है। हाँ, ये निश्चित ही सही बात है, क्योंकि बच्चे हमारे पास अधिक हैं, और जैसा कि हमारा इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना है, तो हमने ये भी देखा है कि मोहल्ला पारा में हमारी चीज़ें बटी हुई हैं। माने के उदाहरण स्वरूप अगर कोई आंगनबाड़ी है तो उसमें उस मोहल्ले पारे के बच्चे तो आ पाते हैं, लेकिन जो मोहल्ला पारा आपका शायद 1-1.5 किलोमीटर दूर है और जो उसी आंगनबाड़ी से संबंधित हैं, वो बच्चे आने में थोड़ा सा कतराते हैं दूरी के कारण और अन्य स्थितियों के कारण भी। तो ऐसी स्थिति में हमको मिनी आंगनबाड़ी केंद्र और यथासंभव फुलवारी केंद्र अगर वो चलाने में वहाँ पे सक्सेसफुल रहें तो उनका निर्माण हमको जितनी भी ज़्यादा संख्या में है उतना लेना चाहिए। अभी वर्तमान में भी पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से और डीएमएफ के सहयोग से भी कुछ आंगनबाड़ियों केंद्रों के लिए राशि जारी की गई है और उनका निर्माण कार्य भी अभी निरंतर प्रगति पर है। विकासखंड बास्ताना है, युवदय की वॉलंटियर हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं। ये पूछती हैं कि मिलने वाले खाद्यान्नों के साथ दूध और फल मिलता तो अच्छा रहता। मेरे आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत होना चाहिए, पानी की समस्या है। सबसे पहले तो जो इससे पहले जो सवाल आया था उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि सीओ साहब ने बताया, जहाँ पर भी बच्चे दूर पारा से आते हैं, कई बार जो सरकार का मापदंड है उस मापदंड के अनुसार आंगनवाड़ी का केंद्र खोलना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन हम जैसे देख रहे हैं बस्तर के गाँव की बनावट ऐसी है कि बहुत दूर दूर कई बार बस्तियाँ होती हैं। तो अगर हमारे युवोदय वॉलंटियर्स जहाँ पर हैं, हम लोग महिला बाल विकास के जितने हमारे अधिकारी हैं उनको भी हमने निर्देशित किया है, कोई ऐसी गंभीर कहीं ऐसी परिस्थिति है तो आप हमको नोट करा सकते हैं किसी भी माध्यम से, और हम उसको आने वाले समय में फुलवारी केंद्र या मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के उसमें प्रयास करेंगे। लेकिन हमको सबको मिल करके इस दिशा में काम करना चाहिए कि भले ही कुछ दूर हो आंगनवाड़ी केंद्र, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर हो, लेकिन लोग थोड़ा जागरूक हो करके अहमियत समझ करके अपने बच्चों को नियमित रूप से वहाँ पर भेजें, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग काम करने के लिए भी थोड़ा सा दूर जाते ही हैं, अलग अलग कामों से भी जाते हैं, त्यौहार मनाने भी जाते हैं, बाज़ार करने भी जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति उसके अहमियत समझेगा, परिवार अहमियत समझेगा बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र भेजने के लिए, तो निश्चित रूप से वो जो भौतिक दूरी है वो इतना बड़ा कारण नहीं रहेगा बच्चे को वंचित रखने से। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों में भौतिक अधोसंरचनाओं में और सुधार हो सकता है, निश्चित रूप से ये हमारे एजेंडा में है, हम लोग इसमें लगातार काम कर रहे हैं। पहले तो हर आंगनवाड़ी केंद्र में वेइंग मशीन रहे, वहाँ पर पर्याप्त साधन रहे बच्चों के खेलने कूदने के लिए, पीने का पानी की व्यवस्था रहे, टॉयलेट ठीक रहे। इसको लेकर के हमने एक मुहिम चलाई थी जिसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में इसमें और हम लोग काम करेंगे। साथ में कहीं पर कुछ भौतिक रूप से मरम्मत की आवश्यकता है, उनको भी हमने नोट किया है, उस पर भी हम लोग आगे आने वाले समय में काम करेंगे। सर, इस बार बहुत छोटे छोटे प्रश्न और बहुत अंदरूनी क्षेत्र से आए हैं सर, कि राजूर है, मांझी राजपारा तोकापाल है और धर्माउर टेका मेटा है, रायकोट है, पटेल पारा, माड़पाल है। सर, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रेडी टू ईट फूड रखने के लिए डब्बा नहीं है, किचन रूम की व्यवस्था नहीं है, सामग्री रखने के लिए डिब्बा नहीं है, मतलब बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। ये युवोदय वॉलंटियरों ने बताई है सर। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है मुझे सुन करके कि हमारे अंदरूनी एरियाज़ के जो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कई बार ऐसी बातें आती थी कि कोई प्रशासनिक अधिकारी सूझ लेने नहीं पहुँच रहा है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पर से भी हमारे वॉलंटियर्स जाके, हमारे अधिकारी कर्मचारी जा करके इस प्रकार की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं और उनको लेकर के चिंतित हैं। जो युवोदय के वॉलंटियर्स जो दान की राशि इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हीं से हम लोग ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, चाहे वो सामान रखने के लिए डब्बा हो, चाहे वो पानी के लिए एक छोटी सी टंकी हो, इन सब को लेकर के काम करेंगे। साथ में हमारे
सभी पंचायतों के जो हमारे सरपंच साथी हैं उनसे भी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना कमिटमेंट और समर्पण दिखाया है कि सुपोषण की जो लड़ाई है उसमें वो लोग साथ देंगे। पंचायत में भी जितनी राशि होती है उसका भी कुछ अंश हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करने में लगाएंगे। मेरा भी ये मानना है कि किसी भी क्रांति को लाने से सबसे पहला कदम ये है कि समझना कि उसकी आवश्यकता क्यों है, जो कि समझ में आ रहा है आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के प्रश्नों से कि आप लोगों ने इसमें मेहनत करना शुरू कर दिया है। अब कहाँ हमको सुधार करना है ये हमको पता चल रहा है और निश्चित रूप से हम लोग सब साथ मिल करके इसमें सुधार करेंगे। सर, यूँ तो पानी की समस्या का लगभग हल हो चुका है, फिर भी कुछ जानकारी उपलब्ध है आपके साथ तो साझा करना चाहता हूँ। सुंडीपारा, बारूपाटा और ये है माड़पाल से मनमती, इनने जानकारी दी है। यशवंती नायक ने व्हाट्सएप मैसेज दिया था, ये कहाँ की है पता नहीं चल पाया। पुनीता मौर्य इनका टेक्स्ट मैसेज था, तो इनने बताया है कि इनके यहाँ पानी की व्यवस्था ठीक नहीं। निश्चित रूप से ये आप लोगों ने हमारे संज्ञान में लाया है, इसमें हम लोग काम करके आने वाले समय में प्रयास करेंगे। साथ में जैसे कि आपने बताया कि कुछ इसमें से मैसेजेस टेक्स्ट से आया, कुछ व्हाट्सएप से आया, हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं और यही हमारी मंशा भी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे जो अभी काम हो रहा है पूरे ज़िले में, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि दूर दराज का कोई भी व्यक्ति, चाहे जहाँ नेटवर्क नहीं भी आता हो, वो भी अपनी खुद की बोली में, चाहे हिंदी में कंफर्टेबल हो, चाहे हल्बी बोलें, गोंडी बोलें, भतरी, धुरवी, जो भी बोली में वो कंफर्टेबल हैं, सहज हैं, उस बोली में वो अपनी शिकायत, अपनी गुजारिश रख सकते हैं। इसी को लेकर के हमने गुहार ऐप बनाया है, जिसके माध्यम से अभी आने वाले समय में कोई वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकता है और उसको प्रोसेस करके सिस्टम में लाया जाएगा और उसमें काम में अमल होगा। कुछ आंगनबाड़ी मुख्य सड़क के काफ़ी नज़दीक हैं और उनकी चिंता है कि बाउंड्री वॉल नहीं है, इसलिए दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। ये हैं ललिता बाकड़े धनियालूर से और इसी प्रकार से बसंती दास माड़पाल से। ये चाहती हैं कि उनको बाउंड्री वॉल मिल जाए। अच्छी कंसर्न है, ये हम देखते हैं, लेकिन हमने जिस तरह के बाउंड्री वॉल के एस्टिमेट बनाए हैं, तो मेरा ये कहना होता है हमारे सरपंच साथियों से, सचिव साथियों से कि क्या हम जैसे अपने गांव की व्यवस्था में अपनी बाड़ी में बांस बल्ली लगा करके या सिंपल तार का घेरा करके, या कई बार जैसे हम लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में देखते हैं फर्शी पत्थर को स्टैक करके जो गांव की व्यवस्था में बाउंड्री बनाते हैं, क्या हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा पंचायत एकजुट हो करके थोड़ा सा अपनी आंगनवाड़ी के लिए काम नहीं कर सकता? उससे फ़ायदा ये होगा कि जो लाखों रुपए सरकार बाउंड्री वॉल में खर्च करने की, जिला प्रशासन बाउंड्री वॉल में खर्च करने की बात होगी, उससे बेहतर है कि हम और मौलिक सुविधाएँ, चाहे वो बच्चों के खेलने के खिलौने हों, चाहे वो और कुछ बेहतर सुविधाएं, उसमें हम लोग कर सकते हैं और बाउंड्री वॉल बहुत सस्ते में गांव की व्यवस्था में बन जाएगी। तो इसमें भी मैं मानता हूं कि हमारे युवोदय वॉलंटियर्स अगर कुछ अच्छा प्रयास करें लोगों को जागरूक करके, और हमारे कुछ सरपंच साथी भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, इसमें अगर अच्छा काम होता है तो एक उदाहरण रहेगा ना सिर्फ बस्तर जिले के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए और पूरे देश के लिए। और इस पैसे को हम और अच्छा सदुपयोग और जगहों पर कर सकते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है, NH के पास हैं या कोई बहुत भारी ऐसी ट्रैफिक वाली रोड के पास है, वहाँ पर हमने सभी हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया है, उनका सर्वे करके हम लोग बाउंड्री वॉल का काम कराएंगे। कलेक्टर साहब, चंपावती कश्यप का व्हाट्सएप मैसेज है और ये कहाँ से है पता नहीं लग पाया। ये बोलती हैं, नमस्ते महोदय, मेरा सवाल यह है कि मेरे गांव में एक बच्चा गंभीर है जिसे पुनर्वास केंद्र में 15 दिनों तक रखा गया था, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। हम बच्ची के इलाज के लिए अब क्या कर सकते हैं? पहले तो निराश नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के कुपोषण के जो कारण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों का मेडिकल रूप से कुछ कारण निकल के आता है, तो कई बार जो 15 दिन का पोषण पुनर्वास केंद्र का जो पीरियड है, जो अवधि है जिसमें खाना पीना सुधारते हैं, उससे कई बार एकदम से रिजल्ट नहीं दिखता है। तो हमको निराश नहीं होना है। हमको डॉक्टर्स के साथ उनकी सलाह मशवरा करके और कुछ मेडिकल टेस्ट जो करा सकते हैं उस दिशा में भी काम करना है। और साथ में जो डॉक्टर्स ने सलाह दी है काउंसलिंग में, जो बताया है कि घर पहुंच के क्या किस तरह से खान पान करना है, उसको हमको फॉलो करना है। तो कई बार 15 दिन से ज़्यादा भी लग जाते हैं, 45 दिन 60 दिन भी लग जाते हैं बच्चे को रिजल्ट दिखने में, बच्चे में एकदम से देख करके पता चलने में कि वो सुपोषित हो रहा है। लेकिन हमको
रिजल्ट नहीं आया ये सोच के निराश नहीं होना है। हमने सही दिशा में पहला कदम बढ़ा है, निश्चित रूप से हम उस दिशा में चलते रहेंगे तो हमको आगे चल के रिजल्ट आएगा। ये सर कुछ बहुत सारे प्रश्न आए हैं अलग अलग जगह से, इनका सार मैंने तैयार किया था। ये है कि आंगनबाड़ी का कुपोषण को खत्म करने के लिए क्या है? देखा जाएगा तो आज का जो ये कार्यक्रम है उसका पूरा सार ही यही है कि हम जिले स्तर पे चाहते हैं कि कुपोषण ना रहे, सभी बच्चे सुपोषित हों। अब इसके महत्व के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं, तो उसके महत्व के बारे में और चर्चा करना अभी मैं नहीं चाहूँगा। परंतु ये सुपोषित करने का जो प्रयास है, शुरुआत से जो महिला व बाल विकास विभाग है और इनकी आंगनबाड़ियाँ जो हैं, जो एक प्ले स्कूल तथा एक ऐसे मिनी हेल्थ सेंटर की तरह काम करती हैं जहाँ पे बच्चों का प्रारंभिक सर्वांगीण विकास हो सके, यानी कि वहाँ पर उनको उचित व्यवस्था, उनकी देखरेख, उनको खान पान व उनके मानसिक स्तर में बढ़ावा देने के लिए जो जो गतिविधियाँ संचालित होनी चाहिए वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित होती हैं। परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्पेशली अगर हम अपने बस्तर का रीजन देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि हमारी साक्षरता दर भी इतनी कम है, लोगों में जागरूकता का अभाव है और साथ ही साथ ये काम किसी एक विभाग का ना होकर, क्योंकि सर्वांगीण विकास अगर बच्चे का होना है तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था की भी भूमिका है, उसमें स्वास्थ्य विभाग की भी भूमिका है, उसमें महिला व बाल विकास की भी भूमिका है व इसमें आप जैसे ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए युवोदय वॉलंटियर्स की भी भूमिका है। यानी कि ये चारों पांचों, या मैं कहूँगा कि पूरा जिला प्रशासन जब एकजुट होकर एक दिशा में काम करेगा तो हम निश्चित ही कुपोषण से जंग जीत लेंगे। परंतु इसमें जो सबसे इंस्ट्रूमेंटल या सबसे अहम रोल जो बोला जाता है वो रहेगा आंगनबाड़ी केंद्रों का। वहाँ पे हम बच्चों को पूरक पोषण आहार देते हैं, बच्चों की जो प्रारंभिक बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए संक्रियाएं होती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पे ध्यान दिया जाता है। वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका घर घर जाके घर भेंट करके बच्चों की कुशलक्षेम लेती हैं। मितानिन भी इस काम में काफ़ी हद तक जुड़ी रहती हैं और अब युवोदय वॉलंटियर्स के आने से इस काम को और बल मिला है। निश्चित ही रूप से व्यवस्था है, विद्यमान है, काम भी कर रही है, परंतु आप लोग जानते हैं कि जब तक चीज़ों में जो छोटी छोटी कमियां हैं वो पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हमको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। तो हम सबका आप लोगों के माध्यम से यही प्रयास होना चाहिए कि जो भी आंगनबाड़ियाँ हमारी अभी कार्यरत हैं उसमें जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम सभी लोग प्रयासरत रहें और आंगनबाड़ी केंद्र इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। परंतु हम सबके प्रयास भी अगर उनके साथ लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इस जिले में कुपोषण की जंग जरूर जीत पाएंगे। इस दिशा में जो काम है वो कोई आसान और ऐसा काम नहीं है जो एक दिन में, एक हफ्ते में या एक अभियान से हो सकता है। जिस प्रकार से आपने प्रश्नों के शब्दावली रखा, ऐसा लगा कि बहुत निराशा है उसमें, कितना बड़ा अभियान हो गया फिर भी आंगनवाड़ी नहीं खुली है। एक पहली तो बात मैं ये बोलूँगा, अभियान सतत है। 2 पैडल सुपोषण बर 2 पैडल चला करके साइकिल हम सोचें कि पूरा जिला सुपोषित हो जाएगा कल से, ये संभव नहीं है। जागरूकता का काम है, लगातार हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर की नकारात्मक को दूर करके सकारात्मकता से चीज़ों को आगे देना पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कुछ आंगनवाड़ियाँ, हमारे ज़िले में 2000 से ज़्यादा आंगनवाड़ियाँ हैं। यदि कुछ आंगनवाड़ी समय पे नहीं खुल रही हैं तो उसको हमारे संज्ञान में तत्काल लाएं। निराश ना हो कि इतना बड़ा अभियान असफल हो गया, विफल हो गया कि 2 आंगनवाड़ी नहीं खुली समय पे। तो दूसरी बात, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत हम लोग लगातार समुदाय से जुड़ करके ऐसा आहार हम लोग बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं जो कि उनको सहजता से जो वो लोग ग्रहण कर सकें और उनकी रोज़मर्रा की जीवन शैली में उसमें लाया जा सके। इसको लेकर के कई आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका बनाई गई है। और पोषण वाटिका यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थोड़ा सा गांव के सहयोग भी उनको मिल जाए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे रूप से वहीं पर सब्जी भाजी उगा सकते हैं आंगनवाड़ी कैंपस में ही, और उसी को बच्चों को खिला सकते हैं। उससे हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे परिणाम हमारी आंगनवाड़ियों में मिल रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पंचायत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के साथ मिल करके इस काम में उनका हाथ बटाए।
जैसे कि पिछले वाले प्रश्न में बात हुई थी बाउंड्री वॉल को लेकर के, तो कई जगहों पे हमको देखने को मिला कि कुछ जगहों ने जो अच्छी पोषण पुनर्वास की जो बाड़ी बनाई है पोषण वाटिका के नाम से, वहाँ पर हम लोग स्वेच्छा से बाउंड्री वॉल भी कुछ सैंक्शन कर दे रहे हैं। कुछ जगहों पे गांव वालों ने खुद आकर के इस प्रकार से एक बाउंड्री का अरेंजमेंट करके चीज़ों को बेहतर किया है। तो मैं मानता हूँ इसके लिए जिला प्रशासन एक बड़ा बजट दे, लाखों रुपए हर आंगनवाड़ी में सैंक्शन करे, उसके बाद ये काम हो। उससे बेहतर है कि यदि हम समुदाय को, समाज को, सब पंचायत को जागरूक करके हर आंगनवाड़ी को एक मॉडल के रूप में लें और वहाँ पर ये वाटिका को बनाएं, तो एक अलग ही तरह का उदाहरण हमको मिलेगा और जो पैसा वहाँ पर बचेगा उसको हम उसी आंगनवाड़ी के विकास में अलग ढंग से लगा सकते हैं। तो हमारी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से जो भी कमियां हमको देखने को मिलती हैं, निश्चित रूप से जब हम 2000 से ज़्यादा आंगनवाड़ियों की बात कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की बात कर रहे हैं, तो हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग बहुत दिलो जान से अपने काम में जुटे रहते हैं, जैसा कि हमने दो पैडल सुपोषण बर में भी देखा। कुछ लोगों को थोड़ी और चाबी भरने की ज़रूरत होती है, तो चाबी भरने का काम भी जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जहां कार्रवाई करने उचित रहता है वहां भी कर रहे हैं, जिनको प्रोत्साहित करके काम कराना है वो भी कर रहे हैं। एक निरंतर प्रक्रिया है। हमको इसको इस ढांचे में नहीं सोचना चाहिए कि इतना बड़ा अभियान हो गया, 2 आंगनवाड़ी बंद हो गई तो कैसे होगा। तो ठीक है, सब चीज़ें चलती हैं, चलते हुए ही हम लोग साथ चल के ही चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। और जहाँ भी कमी है, चाहे वो कुछ आंगनवाड़ी समय पे नहीं खुली, चाहे वो कुछ लोगों ने जो देना चाहिए था बच्चों को खाने पीने का सामान वो नहीं दिया समय पे, उसमें उसको हमारे संज्ञान में लाइए, हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को भी हम लोग इसमें बख्श नहीं रहे हैं, कोई लापरवाही भी हम इसमें सहन नहीं कर रहे हैं। और साथ में जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप लोगों का ये जो प्रयास है समुदाय को जोड़ना, पंचायत को जोड़ना, इससे और बेहतर मॉनिटरिंग हो पाएगी। तो यदि कोई आंगनवाड़ी नियमित रूप से नहीं खुल पा रही है समय में, तो उसको वो जो जानकारी है वो सही समय में जल्दी हम तक पहुंच जाएगी, जिससे हम यहाँ से करेक्टिव मेजर ले पाएँ। कलेक्टर साहब, युवाओं की अभिव्यक्ति युवोदय का मासिक समाचार पत्र बदलाव संघ युवा, इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया गया, इस पर आपके क्या विचार है? बदलाव संघ युवा जो युवोदय की एक न्यूज़लेटर की जो विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया, वो दिखाता है कि युवोदय जो अभियान एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था, वो कैसा एक सामाजिक क्रांति का आकार लेता आ रहा है। हज़ारों वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप जैसे खुद ही देख रहे हैं, आज के प्रश्नों से भी ये क्लियर हो रहा है कि बहुत ही अंदरूनी क्षेत्रों में लोग जा कर के काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कितने वॉलंटियर्स हैं, उनकी क्या संख्या है, उससे ज़्यादा अहमियत है कि ये जो वॉलंटियर्स जुड़े हैं उनके दिल में क्या जज्बा है। और देखने को मिल रहा है कि लोग दिन रात एक करके अपने आस पड़ोस से शुरू करके अपने पूरे पंचायत को शुरू करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दूसरे के बच्चे को सुपोषित करने के लिए इतनी मेहनत और इतनी भावनात्मक रूप से प्रयास करना, मैं मानता हूँ कि इस तरह के लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आने वाले समय में बदलाव संघ युवा जो न्यूज़लेटर है, जिसमें शरद जी आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, इस तरह के न्यूज़लेटर हम लोग निकालते रहेंगे और जिसमें युवोदय के जो हमारे बच्चे हैं जो अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे हैं उन सबको दर्शाते रहेंगे। और साथ में आने वाले समय में यूनिसेफ और अन्य कई बॉडीज़ के साथ मिलके हम लोग इन बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग, स्किल ट्रेनिंग, इनको रोज़गार के बेहतर अवसर कैसे दे पाएँ, जिनको नौकरी की ख्वाहिश है उनको नौकरी दिलाने में क्या मदद प्रशासन की ओर से की जा सकती है, जिनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना है उस दिशा में क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम लोगों ने अभी सीओ जिला पंचायत साहब के मार्गदर्शन में काम शुरू कर दिया है और इसमें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से हमारे जो युवोदय वॉलंटियर्स हैं जो पूरे तन मन धन से अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लोगों एक बेहतर बस्तर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हम उनके निजी जीवन में भी क्या कर सकते हैं उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा विषयांतर सर, खेल के महत्व को बढ़ाने के लिए कुछ आयोजन की योजना चल रही है, लोग जानना चाहते हैं सर इसमें क्या चल रहा है? इस बार जो हमने प्रयोग किया दो पैडल सुपोषण बर में, तो देखने को मिला कि जो खेल उत्सव की बात हुई थी, तो कुछ जगहों पे हम भी गए कूलिंग में माननीय विधायक महोदय के साथ, एसपी साहब के साथ और भी सभी आला अधिकारियों के साथ हमें भी जाने को मिला। जो महिलाएं वहाँ रस्सी खींच रही थी वो इतने ताकत से खींची कि 1 सेकंड के अंदर रस्सी टूट गई हमारी आंखों के सामने। और जो उत्साह जो देखने को मिला कोलिंग जैसी पंचायत, जिसको कि कई लोग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक एरिया है, वहाँ नहीं जा सकते और लोग वहाँ पर
सरकार के पक्ष में नहीं बात करते, अलग तरह से देखते हैं। तो वहाँ पर जब इतना उत्साह देखने को मिला तो हमको ये समझ में आया कि खेल समाज को जोड़ने के लिए, हर वर्ग को जोड़ने के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो इसलिए हमने 2 दिन पहले जो हमारे युवोदय के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स के साथ जब हम बैठे थे तो उनसे ये चर्चा हुई कि आने वाले समय में हम एक दिन निर्धारित करें और कम से कम शुरू में क्लस्टर लेवल पे जो बड़ी पंचायतें हैं वहाँ पर खेल का आयोजन करें। आयोजन में फिर बोलूँगा, बहुत महंगा, कोई बहुत बड़ा आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है, पैसे बहुत खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को एक साथ लाने का एक बहाना देना है हमको। और उसके लिए हम कुछ खेल की सामग्रियां यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स को, साथ में शिक्षा विभाग, खेलकूद विभाग और ट्राइबल विभाग जैसे अन्य विभागों के साथ भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। और आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि खेल को लेकर के एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सकता है जिसमें सामाजिक जागरूकता की फिर हम बात कर सकते हैं, जिसमें सुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। सर, एक प्रश्न है कि कुपोषण की पुख्ता जांच ये कुछ जानना चाहते हैं वॉलंटियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों ने पूछा है और मैं ये मानता हूँ कि जब आप लोग फील्ड पे जा रहे होंगे और गृह भेंट कर रहे होंगे या आंगनबाड़ियों में जा रहे होंगे और विज़िट कर रहे होंगे तो आपके मन में भी ये अहम सवाल आ रहा होगा कि कुपोषण की हम जांच प्रारंभिक स्तर पर करते कैसे हैं। तो इसमें 2 तरह के मानदंड लिए जाते हैं, एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिया जाता है और एक महिला बाल विकास विभाग के द्वारा लिया जाता है। महिला बाल विकास विभाग बच्चों के वज़न को उनकी उम्र के हिसाब से उनका जो एक ग्राफ होता है उसमें किस उम्र की श्रेणी में उसका कितना वज़न होना चाहिए उसके अनुसार उसके सुपोषित और कुपोषित होने का आकलन करता है। स्वास्थ्य विभाग बच्चों की जो बाहाँ होती है, बाहाँ की वो मोटाई नापते हुए उसमें उम्र के अनुसार उस बच्चे के स्वास्थ्य में कितना लाभ होना चाहिए, कितना उसके जो बाहाँ की मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से वो कुपोषण की जांच करते हैं। तो ये 2 मुख्य पैमाने हैं जिनको कि स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग उपयोग करते हैं इस काम के लिए। और इस चीज़ को करने के लिए हर आंगनबाड़ी केंद्र में उनको वज़न तोलने के लिए एक मशीन भी दी गई है। आप लोग जब जाएंगे ज़मीनी स्तर पे तो शायद उसका आकलन भी होगा, उसको भी देख पाएंगे। कई जगह से हमको ये भी सुनने में आता है कि जो मशीनें दी गई हैं वो शायद ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो ऐसी जगह पे अगर आप अपनी तरफ से स्थिति बताएंगे तो निश्चित ही रूप से यहाँ से हम उस पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ ये जानकारी हमको उनके अभिभावकों को देना भी आवश्यक है कि उनका बच्चा किस श्रेणी के और किस दर्जे के कुपोषण के स्तर में है। हर आंगनबाड़ी केंद्रों में ये सुविधा व्यवस्था की गई है कि बच्चों को गंभीर कुपोषित, मध्यम कुपोषित और सामान्य श्रेणी में रखने के लिए अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर वो एक चार्ट का निर्माण करें और उसमें उन बच्चों के फ़ोटो सहित और डिटेल सहित जानकारी प्रदर्शित करें। तो यह भी चीज़ें हैं जो कि उस आंगनबाड़ी केंद्र में उन बच्चों में यानी कि उस आंगनबाड़ी केंद्र में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि गंभीर कुपोषित श्रेणी में हैं, उनकी वो जानकारी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोस्टर के माध्यम से संकलित करें। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके माध्यम से हम प्रारंभिक स्तर पे ये जान सकते हैं कि बच्चे में कुपोषण का दर कितना है और वहाँ पे कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी है। एक अंतिम प्रश्न, बस्तर जिले में कुपोषण का स्तर 0 कब तक हो जाएगा? ये तो यक्ष प्रश्न है कि बस्तर जिले में कौन पूछ रहे हैं? सर एक्चुअल में ये प्रश्न मौखिक रूप से जब मैं लगातार युवोदय इसके लिए काम कर रहा था तो मुझसे पूछते थे कि आप ये लगे हुए हो तो ये कब पूरा हो जाएगा, तो मैंने आपसे पूछ लिया था। मुझे लगता है कि ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसको हम सबको एक दूसरे से पूछना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि हम सब जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब लाइव से जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं सब इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि बस्तर में कुपोषण का स्तर 0 हो जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी यही मंशा है, उन्होंने भी इसको एक क्रांति के रूप में लिया है, एक चुनौती के रूप में लिया है। जब छत्तीसगढ़ के कुपोषण स्तर की बात करें, पहले तो भारत की अगर बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा कुपोषण में भारत आता है। फिर भारत की अगर बात करें तो उसमें सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा कुपोषण के स्तर में छत्तीसगढ़ आता है। और छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो वहाँ पर में सबसे ज़्यादा कुपोषण का स्तर अगर देखेंगे तो बस्तर संभाग के ज़िले में आता है। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न हम सबको रोज़ सुबह अपने आप से पूछना चाहिए, जब हम काम पे जाएं, जब हम इस चीज़ में लगें। जब आप
डोनेशन लेने लोगों के पास जाएं, जब आप आंगनवाड़ियों का निरीक्षण करने जाएं, जब आप घरों में लोगों से मिलने जाएं, लोगों को जागरूक करने जाएं, तो ये प्रश्न उनसे भी ज़रूर पूछिए और अपने आप से भी ज़रूर पूछिए। मैं मानता हूं कि ये प्रश्न हम जितना ज़्यादा पूछेंगे उतनी जल्दी सुपोषण का स्तर 100% होगा और कुपोषण शून्य हो जाएगा। साथ में कुछ चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा। पहले तो कुपोषण के मापदंड की बात अभी रखी गई। ये प्रश्न, ये समस्या हमारे कुछ वॉलंटियर्स ने हमारे सामने रखी थी कि जब जो स्वास्थ्य विभाग है उसका कुपोषण मापने का मापदंड अलग है। कई बार बाह की मोटाई माप करके उसको देखा जाता है, कई बार कुछ एक होता है जो कि हाइट और वेट के रेशियो में देखा जाता है, कुछ एज के साथ वेट के रेशियो में देखते हैं। इनको स्टैंडर्डाइज करके एक मापदंड हमारे ज़िले में रहे जिससे कि हम अपना आकलन करें, उसके दिशा में जिला प्रशासन अभी काम कर रहा है। आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग के निचले स्तर तक के अमले के साथ हम लोग महिला बाल विकास विभाग के अमले के साथ संयुक्त रूप से कार्यशालाएं करेंगे जिसमें इन चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। एक चीज़ मैं इस आयोजन के अंत में बताना चाहूँगा कि सुपोषण की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं। किसी बच्ची का 18 वर्ष से उम्र से कम में शादी ना हो, 18 के ऊपर रहे, जिससे कि जब उनकी शादी हो तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। दूसरा, नियमित रूप से जब कोई गर्भवती हैं तो उनका टीकाकरण हो, उनको ANC चेकअप में लेके जाया जाए। बच्चे के पैदा होने के जस्ट बाद पहले घंटे में उनको ब्रेस्ट मिल्क उपलब्ध करा दिया जाए। नियमित रूप से ब्रेस्ट मिल्क का सेवन बच्चे को शुरू में उनके पैदा होते ही हो। पुरुषों की भी इसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि बच्चों का रहन सहन या बच्चों का पूरा देखभाल माताओं पे छोड़ दिया जाता है और पुरुषों के द्वारा उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे कि माता कई बार जो बच्चे का जो खाना पीने का समय होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बच्चे आंगनवाड़ी नहीं जाते हैं, जो कि आपके प्रश्नों में भी चीज़ें परिलक्षित हुई। तो यदि घर के पुरुष भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये सैक्रिफाइस करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग सब लोग मिल करके हर परिवार में ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि हर बच्चा सुपोषित हो